गाइस, तो मैं वापस आ गया हूँ एक और वीडियो लेके जो कि होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न पे। और यार ये बहुत ही प्रैक्टिकल पैटर्न है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने डेवलप किया होगा कोड तो कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यार ये बैकएंड डेवलपर जो भी है, आपने एक चीज़ तो देखी होगी कि सपोज़ करो आपको कोई ऐप बनानी है और उसमें ऑथेंटिकेशन भी है जो कि होता ही है। तो ऑब्वियसली जब आप डेव पे डेवलप कर रहे होते हो तो आप ऑथेंटिकेशन इनिशियली नहीं लगाते हो किसी भी एपीआई में या कहीं पे भी, क्योंकि फिर टेस्टिंग हार्ड हो जाती है। पहले आप पूरा सिस्टम बना के डेव में डिप्लॉय करके फंक्शनलिटी चेक करते हो। फिर जब आप यूएटी पे मूव करते हो, यूएटी मतलब जो यूज़र टेस्ट करते हैं आपका कोड, क्यूए भी बोल देते हैं उसको, या फिर प्रॉड पे मूव करते हो तो आखिरी में फिर आप ऑथेंटिकेशन लगा देते हो, है ना। तो इससे क्या होता है कि आपकी डेवलपमेंट स्पीड भी बनी रहती है। विदाउट ऑथेंटिकेशन आप जल्दी से डेवलप कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। जब सब कुछ टेस्ट हो जाए, यूएटी में एक्सेप्ट हो जाए, सॉरी डेव में एक्सेप्ट हो जाए, तब यूएटी में मूव करते टाइम आप ऑथेंटिकेशन लगा दो। और इसी के साथ आप ऑथराइजेशन भी तभी लगाते हो जैसे रोल बेस एक्सेस लगाना होता है। रोल बेस एक्सेस जो बिगनर है मैं बता दूं कुछ नहीं होता है, इसका मतलब बस ये होता है कि कोई एडमिन है यार तो उसको सारा डेटा दिखेगा, अब कोई उसके नीचे वाला है तो उसको थोड़ा कम डेटा मिलेगा, है ना। तो ऑथराइजेशन आप लगाते हो ना, अब भाई नेताजी को सब दिखता है, पुलिस वाले को थोड़ा कम दिखता है, और नीचे भाई ऐसे सरकारी ऑफिस वालों को थोड़ा और कम दिखता है, ठीक है। और कांस्टेबल को कुछ भी नहीं पता होता। तो वही वही है रोल बेस एक्सेस। तो देखिए, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। पहले तो मैं आपको एक लाइन रटवा देता हूँ, ठीक है। रटवाने का भी एक पर्पज़ है। ये लाइन देखो, ध्यान से देखो ये लाइन। Proxy design pattern is used to segregate the responsibilities like logging, एक्सेस कंट्रोल मतलब मैंने जिसकी आपको अभी नेताजी और कांस्टेबल का एग्जांपल दिया। और ये लॉगिंग आप सबको पता ही है क्या होती है। ये शायद आपको नहीं पता होगा, लेज़ी इनिशियलाइजेशन। तो ये मैं नीचे आपको कोड में समझाऊंगा, और अगर आपको नहीं भी समझना हो तो इसको आप लीव कर सकते हो। आप इतना ध्यान रखो, लॉगिंग, एक्सेस कंट्रोल, कैशिंग। कैशिंग तो सबको पता ही होगी यार, ठीक है। तो नहीं पता है तो कोई वीडियो देख लेना यार, ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है। इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर किसी क्लास से आपको अलग करना होता है तो उसके लिए आप प्रॉक्सी क्लास बनाते हो, ठीक है। और उस प्रॉक्सी क्लास में रियल क्लास का एक ऑब्जेक्ट डालते हो। अभी बस इतना समझ लो, ठीक है। तो स्टेप वन, जब भी आपके पास कोई क्लास है जिसके अंदर आप लॉगिंग का लॉजिक लिखे हुए हो, एक्सेस कंट्रोल का लॉजिक लिखे हुए हो, या कैशिंग का लॉजिक लिखे हुए हो, तो उस लॉजिक को अगर आपको अलग करना है, मतलब और भी चीज़ें हो सकती हैं, मैं कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ। उस लॉजिक को अगर आपको अलग करना है तो उस क्लास की एक आप प्रॉक्सी क्लास बना देते हो। कैसे बनाओगे ये मैं आगे कोड में बताऊंगा, और लास्ट में मैं आपको डायग्रामेटिक वे में भी बताऊंगा ताकि आपको एकदम दिमाग में बैठ जाए। अब देखो यार, इस लाइन से ही आप एक चीज़ समझ गए होगे कि जब भी आपको इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन आए कि डिज़ाइन अ सिस्टम विच इज़, मतलब वो ऑब्वियसली डायरेक्टली नहीं बोलेगा, वो ऐसे बोल देगा कि कैशिंग के यूज़ केस पे क्वेश्चन दे देगा। बोलेगा डिज़ाइन अ सिस्टम इट शुड बी रीड स्केलेबल। अब रीड स्केलेबल सिस्टम को बनाना है तो कैशिंग लगानी है, कैशिंग लगानी है तो प्रॉक्सी पैटर्न लगाना है, ऐसे समझ लो, ठीक है। या फिर डिज़ाइन अ डिस्ट्रीब्यूटेड लॉगर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे ही क्वेश्चन मैं अपनी प्लेलिस्ट में लाऊंगा। एक बार ये थ्योरी की सीरीज़ ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं प्रैक्टिकल सीरीज़ लाऊंगा। प्रैक्टिकल सीरीज़ अभी इसलिए नहीं ला रहा हूँ ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको सारे थ्योरी पैटर्न्स पता लग जाए, ताकि जब मैं क्वेश्चन सीरीज़ में यूज़ करूँ ना तो वहाँ मुझे आपको पूरा अच्छे से ना समझाना पड़े कि एक पैटर्न क्या होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन में चार चार पैटर्न यूज़ होंगे जो कि एक्चुअल इंटरव्यू में होते भी हैं। तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, जैसे कोई बोल दे कि यार डिज़ाइन अ डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग सिस्टम, तो उसमें ये हो सकता है। या फिर कोई बोल दे डिज़ाइन बुक माई शो सर्विस विच शुड हैव यूज़र ऑथेंटिकेशन एंड इट शुड बी हाईली स्केलेबल, तब भी ये पैटर्न यूज़ कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉगर बोल दे तो यूज़ कर सकते हो। एक्सेस कंट्रोल तो ऑलमोस्ट हर सिस्टम में आपको हर इंटरव्यू में लगाना ही पड़ता है ना। स्पेसिफिकली इंटरव्यूअर बताता नहीं है, जिस भी सिस्टम में यूज़र इन्वॉल्व है तो एक्सेस कंट्रोल लगेगा ही, ठीक है। अच्छा, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना एक्सेस कंट्रोल लगेगा ही, क्योंकि यार लो लेवल डिज़ाइन के इंटरव्यू डीएसए से थोड़े अलग होते हैं। डीएसए में आपके पास एक प्लेटफॉर्म होता है, आप कोड चलाते हो, रन हो जाता है ना। मैं गूगल की बात नहीं कर रहा, बाकी कंपनियों की बात कर रहा हूँ जो वाइट पेपर में लेते हैं गूगल वगैरह। बाकी कंपनियों में तो ऐसे ही होता है कि टेस्ट केस रन होते हैं, बट लो लेवल डिज़ाइन में कोई टेस्ट केस वगैरह नहीं होता। तो आप ना पूरा सिस्टम बना के बैठ जाओगे, इंटरव्यू यस यस हाँ हाँ एवरीथिंग लुक्स करेक्ट करेगा, और बाद में रिजेक्ट मार देगा। फीडबैक में लिखेगा कि इसने एक्सेस कंट्रोल लगाया नहीं, डायरेक्ट यूज़र को करवा दिया, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। तो इसलिए ना ये एक्सेस कंट्रोल लगा ही दिया करो यार। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैंने जैसा आपको बताया था कि जब भी आपका कोड डेव स्टेज में रहता है
तो उस स्टेज में आप ऑथेंटिकेशन वगैरह तो ऑब्वियसली नहीं लगाते हो ताकि टेस्टिंग अच्छी रहे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यार, एक क्लास है ना, मतलब हमें क्लाउड स्टोरेज सिस्टम टाइप का बनाना था। तो उस सिस्टम के लिए ना हमने मान लो कि एक क्लास बनाई थी यार, जिसका नाम था रियल फाइल। ठीक है, अभी आप इसको भूल जाओ। ठीक है, इसको भी भूल जाओ, हटा ही देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये इंटरफेस ही भूल जाओ पूरा, पुरानी बातें भूल जाओ। ला 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 ला। ठीक है, तो रियल फाइल एक क्लास है। ठीक है, और उसमें फाइल का नाम है। ये रियल फाइल क्लास करती कुछ नहीं है, एक फ़ाइल को रीड करती है। तो जब भी कोई फ़ाइल है आपके पास S3 वगैरह में, मैं एग्जांपल के लिए S3 बोल रहा हूँ, कहीं पे भी हो सकती है फ़ाइल, उसको रीड करने के लिए हमने एक क्लास बनाई है। ठीक है, तो उस क्लास का, इस क्लास का जब भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो वो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा एक फ़ाइल को। तो ऑब्वियसली उसका एक नाम होना चाहिए, एक रीड फंक्शन होना चाहिए। ये रीड फंक्शन में फ़ाइल को रीड करने का लॉजिक होगा। मैंने सिमुलेशन पर्पस के लिए ऐसे समझ लो कि एक हाइपोथेटिकल फंक्शन है, रीड फाइल फ्रॉम S3। ये फंक्शन इसी क्लास में डिफाइन हो, कहीं भी होगा, मैंने इसको यहाँ नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको बता दिया है जस्ट टू सिमुलेट द लॉजिक ऑफ रीडिंग अ फाइल। तो ये क्लास करती क्या है यार, सिंपली एक फ़ाइल का नाम होता है, और इस क्लास के ऑब्जेक्ट में एक फ़ाइल का नाम होता है और एक फंक्शन होता है जो उस फाइल का कंटेंट रीड करके आपको देता है। अब यहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन नहीं लगा हुआ है। सपोज करो अब आपको क्यूए में या प्रॉड में मूव करना है और आपको इसमें ऑथेंटिकेशन लगाना है, ऑथराइजेशन, आई एम रियली सॉरी, ऑथराइजेशन। तो ऑथराइजेशन लगाना मतलब नेताजी कांस्टेबल वाला एग्जांपल, कि नेता को सब पता होगा और दरोगा जी को थोड़ा कम, और नेता कांस्टेबल को कुछ भी नहीं पता होगा। तो ये एक्सिस है ना, नेता के पास एक्सिस है, सब पता है, दरोगा को कम पता है, कांस्टेबल को कुछ भी नहीं पता। तो यार मैंने आपको क्या बताया, ऑथराइजेशन आपको लगाना है तो ऑब्वियसली एक यूज़र क्लास तो आपको चाहिए ही होगी। तो ये यूज़र क्लास है आपके पास, यूज़र का नाम है, यूज़र का रोल है। अब ये रोल क्या है, रोल वही है, नेता है कि कांस्टेबल है कि दरोगा है, क्या है। ठीक है, और ये उसका सिंपल कंस्ट्रक्टर है। अब नीचे एक गेट रोल फंक्शन ये वाली क्लास एक्सपोज कर रही है जो यूज़र का रोल बता देती है और नाम बता देती है यूज़र का, सिर्फ इतनी सी क्लास है। तो जब हम ऑथराइजेशन अपनी रियल फाइल क्लास में लगाएंगे, तो आपने ऊपर देखा था रियल फाइल क्लास में पहले दो चीज़ें थी, नाम था और एक रीड फंक्शन था। तो ये तो रहेगा ही, नाम तो रहेगा ही। ठीक है, रीड फंक्शन के अंदर ही आप एक यूज़र का ऑब्जेक्ट लोगे और चेक कर लोगे कि यूज़र का रोल अगर एडमिन है या यूज़र का रोल एडिटर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेताजी या दरोगा है, तो उसको फाइल रीडिंग लॉजिक जो भी है, जैसे मैंने ऊपर लॉजिक लिखा था ये रीड फाइल फ्रॉम S3। ठीक है, तो नेताजी या दरोगा को पढ़वा देनी है फाइल। और सपोज करो कि एल्स है, मतलब कि कोई और रोल है, तो आप ये फाइल रीड नहीं करवाना चाहते हो, तो बस ये हटा दो, यहाँ पे लिख दो एक्सेस डिनाइड टू कांस्टेबल। ठीक है, तो ये लॉजिक आपने यहाँ पे लगा दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई यार, आप मतलब सोच के देखो, सॉलिड प्रिंसिपल जो है उसके हिसाब से सोच के देखो। वीडियो को पॉज करो और सोचो। देखो, पहली बात तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल यहाँ पे ब्रेक हुआ। कैसे ब्रेक हुआ, क्योंकि जो रियल फाइल क्लास थी, ये ऊपर रियल फाइल क्लास थी, ठीक है, इसका काम केवल फाइल को रीड करके उसका कंटेंट यूज़र को देना था, है ना, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब जब हमने इसमें ऑथराइजेशन लगाया तो देखो ये इफ एल्स आ गए, यूज़र का रोल चेक करना भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐड हो गया। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल यहाँ पे ब्रेक हो गया। उसके ब्रेक होने से प्रॉब्लम क्या होती है ना, मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ करो इस क्लास को मल्टीपल सब सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम है, कोई दूसरी टीम भी है उसके पास भी कोड है, या फिर अलग अलग क्लाइंट कोड है, वहाँ से इस क्लास को यूज़ किया जा रहा है। तो कहीं पे आपको ऑथराइजेशन नहीं चाहिए, कहीं पे आपको ऑथराइजेशन चाहिए। इस क्लास में अगर आप चेंज कर दोगे तो पूरा सिस्टम आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, है ना। ये सारी प्रॉब्लम हुई। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि एक क्लास में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो,
ताकि वो हर जगह यूज़ हो पाए। मैं इसको आपको एक्सकेलीड्रॉ से भी बता देता हूँ। ये यार कॉमन सेंस है, बट प्रॉब्लम यही है कि कॉमन सेंस ही सबसे ज़्यादा अनकॉमन है, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी कॉमन सेंस की परिभाषा भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आप डेवलपर रहोगे तो आपको बोला जाएगा अरे ये तो कॉमन सेंस है, तुमको ये तो रिएक्ट में करना ही था। फिर जब आप लीड बनोगे तो बोला जाएगा अरे ये तो कॉमन सेंस है, आपको ये तो सिस्टम में होना ही चाहिए। फिर जब मैनेजर बनोगे तो बोलेगा अरे ये तो कॉमन सेंस है, आपको ये तो करना ही था। तो मैं बता देता हूँ ये आपको छोटा कॉमन सेंस। देखो, एक सिस्टम है, उस सिस्टम में अभी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसका नाम मैं ये रख देता हूँ, ऐसे समझ लो। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिस्टम इस क्लास की जिसका नाम है रेस्ट वन। सिमिलरली एक दूसरी क्लास है जिसकी है रेस्ट टू। ठीक है, अब एक सिस्टम आपका यहाँ पे बना हुआ है, सिस्टम मतलब इंटरनल पैकेज, है ना। जिसने स्प्रिंग बूट पे काम किया होगा उनको पता होगा पैकेज क्या होता है। तो पैकेज इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ क्लास। ठीक है, अब देखो यार, केस वन, ये क्लास है, इसकी एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक क्लास है, इसकी एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस सिस्टम में, सिस्टम वन में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वन की ही ज़रूरत थी। तो बढ़िया है यार, ये क्लास अवेलेबल है, इसको आपने यूज़ किया। सिस्टम टू में, यानी कि ये नीचे वाले सिस्टम में, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टू की ज़रूरत थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू की ज़रूरत थी। तो बढ़िया है यार, क्लास अवेलेबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज़ की। सिस्टम थ्री में आपको दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत थी, तो आपने दोनों यूज़ कर ली, इस क्लास को भी यूज़ करा, इस क्लास को भी यूज़ किया। ठीक है, अब सपोज करो कि हम दो अलग अलग क्लास बनाने की जगह एक ही क्लास बना देते जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वन भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू भी है। तो भैया हम सिस्टम थ्री में तो यूज़ कर पाते, लेकिन इस सिस्टम में नहीं यूज़ कर पाते, ना सिस्टम वन में ना सिस्टम टू में, क्योंकि सिस्टम टू में हमें सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चाहिए थी, सिस्टम वन में सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी वन चाहिए थी, है ना। तो बेफालतू में आपको एक्स्ट्रा कोड एक्सपोज करना पड़ जाएगा इन दोनों सिस्टम्स में। बस इसीलिए सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे जब हमने ऑथराइजेशन का कोड डाला तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ब्रेक हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो अरे भैया इसमें तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल भी चेंज हुआ है, पहले इफ एल्स नहीं था अभी इफ एल्स लग गया। तो बेटे ये कोड इज़ अंडर डेवलपमेंट, एग्जाम्पल दिया है मैंने कि अंडर डेवलपमेंट है, अभी आप सिर्फ डेव में कोड कर रहे थे इस क्लास में। इस क्लास में जब आप थे तो ये सिर्फ डेव के लिए यूज़ हो रही थी, जब तक कोड प्रॉड में नहीं गया है और प्रॉड में जाने के बाद चेंज नहीं करना पड़ा है तब तक ओपन क्लोज प्रिंसिपल का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ओपन क्लोज प्रिंसिपल आप मेरे वीडियो देख सकते हो समझने के लिए, शॉर्ट्स भी देख सकते हो, बट मैंने आपको कैसे बताया कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल यहाँ पे ब्रेक हुआ। तो अब चले जाते हैं पहली वाली लाइन में। ठीक है, कि जब भी इन चारों चीज़ों में कोई चीज़ हम, जैसे एक क्लास है उसमें इन चारों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ हो रही है, लॉगिंग, एक्सेस कंट्रोल, लेजी इनिशियलाइजेशन या कैशिंग, तो इन चारों के लॉजिक को उस क्लास के लॉजिक से अलग करने के लिए हम प्रॉक्सी पैटर्न यूज़ करते हैं। हमारे केस में एक्सेस कंट्रोल जाके जुड़ गया इस क्लास में, है ना। जिस क्लास का काम केवल फाइल का कंटेंट रीड करा के देना था उसमें अब एक्सेस कंट्रोल भी आ गया। इसको अलग करने के लिए हम लोग प्रॉक्सी पैटर्न यूज़ करते हैं। अब देखो प्रॉक्सी पैटर्न यूज़ करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि प्रॉक्सी पैटर्न क्या होता है। तो रियल फाइल क्लास थी, उसके अंदर एक्सेस कंट्रोल का भी लॉजिक घुस गया था और यूज़र की क्लास थी। अब जब प्रॉक्सी पैटर्न यूज़ करना है तो वो किस क्लास से रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग करनी है, रियल फाइल से अलग करनी है। तो मेरा स्टेटमेंट ऊपर क्या था कि जिस क्लास से रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग करनी है उसकी प्रॉक्सी क्लास बना दो। ठीक है, तो वही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, रियल क्लास जो होगी, मतलब जिस क्लास का आप प्रॉक्सी बनाओगे, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही क्लास होंगी, सेम ही फंक्शन होंगे, बस लॉजिक थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे ये रीड फंक्शन उस प्रॉक्सी क्लास में भी होगा, बस उस रीड फंक्शन के अंदर एक्सेस कंट्रोल या कैशिंग वगैरह का लॉजिक होगा, और जो रियल फाइल क्लास है उसके रीड फंक्शन के अंदर
एक्चुअल कंटेंट रीड करने का लॉजिक होगा। दो लॉजिक अलग अलग आप कर रहे हो। तो मैंने क्या बताया, जब भी अ सेट ऑफ क्लासेस हैव सिमिलर बिहेवियर का मतलब सिमिलर सेट ऑफ मेंबर फंक्शंस, तो उनको आप बाइंड कर सकते हो एक इंटरफेस बना के। तो वही मैंने यार नीचे किया हुआ है। मैंने एक इंटरफेस बनाया फाइल नाम का, जिसमें एक फंक्शन था रीड, और जो हमारी रियल फाइल क्लास थी उसमें इम्प्लीमेंट करा दिया इस इंटरफेस को। जब भी इम्प्लीमेंट कराते हैं हम किसी इंटरफेस को किसी क्लास के अंदर, तो हमें इंटरफेस के सारे फंक्शंस को ओवरराइड करना होता है। तो हमने रीड फंक्शन को यहाँ पे ओवरराइड किया, और आप देखोगे इस रीड फंक्शन के अंदर सिर्फ फाइल का कंटेंट रीड करने का लॉजिक है, इसमें कुछ भी ऑथेंटिकेशन वगैरह नहीं है। ये रीड फाइल S3 एक हाइपोथेटिकल फंक्शन है जो सपोज कर लो कि कंटेंट रीड करता है S3 से। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बस समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि आप देख रहे होगे कि जो रियल फाइल क्लास थी अब उसमें से इफ एल्स हट गए हैं, क्योंकि हम प्रॉक्सी पैटर्न यूज़ कर रहे हैं। उसके रीड में सिर्फ फाइल का कंटेंट रीड करने का लॉजिक है। फिर हमने बनाई एक फाइल प्रॉक्सी क्लास, उसमें भी इम्प्लीमेंट कराया सेम फाइल को, और जब भी इम्प्लीमेंट कराएंगे तो ओवरराइड करेंगे इंटरफेस के फंक्शंस को। तो ये है इंटरफेस का फंक्शन। अब देखो, जो लॉजिक था एक्सेस कंट्रोल का वो हमने प्रॉक्सी क्लासेस में ले आए। ठीक है, तो हमें यूज़र का ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसका हम रोल वगैरह चेक करेंगे, नेताजी है कि दरोगा है। उसके बाद यहाँ देखो असली चीज़, एक चीज़, हाँ थोड़ा सा बैक जाते हैं। इस स्टेटमेंट में एक चीज़ आपने देखना भूल गए होंगे, मतलब मैंने बोली नहीं कि segregate the responsibilities like logging, access control, lazy initialization, caching etc from a class, इतना तो ठीक है, by creating a proxy class that has object of real class, that has object of real class, that has object of real class, that has object of real class. Segregate the responsibility by create a proxy class that has object of real class. तो प्रॉक्सी क्लास में हमने रियल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, क्यों बनाया वो मैं अब आपको बताता हूँ। हमारा टास्क क्या था? हमारा टास्क था एक्सेस कंट्रोल को अलग करना, जिसके लिए हमने बनाई प्रॉक्सी क्लास, उसके अंदर डाला एक्चुअल क्लास का ऑब्जेक्ट। अब देखो, यूज़र का ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा, हम लोग चेक करेंगे वो नेताजी है, इसको लिख देते हैं नेताजी, यहाँ पे लिखते हैं दरोगा। नेताजी और दरोगा को पूरा एक्सेस होना चाहिए। तो पहले हम लोग ऊपर क्या कर रहे थे, सेम क्लास के अंदर ही चेक कर ले रहे थे कि नेताजी हैं कि दरोगा, और फाइल रीड करा दे रहे थे, कांस्टेबल को भगा दे रहे थे। ठीक है, अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग अच्छे घर के लोग हैं। ठीक है, हम किसी को नहीं भगाएंगे, हम लोग चेक करेंगे कि ये नेताजी है कि दरोगा है। अगर है तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे किस क्लास का? जो एक्चुअल क्लास थी। ठीक है, उस एक्चुअल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये न्यू रियल फाइल नेम है ना, जब आपने जो फाइल नेम डेटा मेंबर था, फाइल का नाम, उसको यूज़ करके एक नई फाइल बनाए, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और इनिशियलाइज कर दिया इस रियल फाइल ऑब्जेक्ट पे। मैंने क्या बताया था, प्रॉक्सी क्लास के अंदर हमेशा एक्चुअल क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये एक्चुअल क्लास का ऑब्जेक्ट अब इनिशियलाइज हुआ है, इसी को बोलते हैं लेजी इनिशियलाइजेशन। मैंने ऊपर आपको बताया था ना, ये लेजी इनिशियलाइजेशन वो यही है। ठीक है, लेजी इनिशियलाइजेशन मतलब ऑब्जेक्ट का रेफरेंस था आपके पास, जब तक आप न्यू और ये फाइल का क्लास का नाम जब तक ये लाइन यूज़ नहीं करते हो तब तक ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। तो आपने क्या किया, प्रॉक्सी क्लास के अंदर पहले रोल चेक किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और इनिशियलाइज किया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपके पास, क्योंकि ये रियल फाइल ऑब्जेक्ट था जो कि एक्चुअल क्लास का था, उसके रीड फंक्शन में कंटेंट रीड करने का लॉजिक था, तो आपने उसका कंटेंट रीड करवा दिया। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल कंटेंट रीड करने का लॉजिक है वो किसी और क्लास के पास है, वो प्रॉक्सी के पास नहीं है। प्रॉक्सी के पास केवल ये रोल डिसाइड करने का है लॉजिक। और दरोगा जी हैं, तो दरोगा जी के लिए हमने नई क्लास नहीं बनाई, लेकिन उनको इज्जत से बोला भैया एक्सेस डिनाइड। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉक्सी पैटर्न।
ठीक है, अब आप एक चीज़ और सोच रहे होगे कि मैंने अपने हर वीडियो में बताया कि इफ एल्स हमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं यूज़ करना है? क्योंकि भाई कल को मान लो एक नए रोल आ गए, मान लो कांस्टेबल है, नेताजी है, दरोगा है, ऊपर कोई आईपीएस भी आ गया, तो आईपीएस का भी आपको यहाँ पे इफ एल्स लगाना होगा ना कि आईपीएस को कितनी देनी है हम लोग को एक्सेस। तो आपको इस कोड को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सपोज ये प्रोडक्शन पे चला गया, उसके बाद आईपीएस की एंट्री हुई। अब आईपीएस तो पूछेगा भाई, दरोगा से तो ज़्यादा ही नॉलेज होना चाहिए, तो उसका भी हमें केस यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। तो कोड को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो ब्रेक करेगा आपका ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ठीक है, अ क्लास शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। बेटर वे ये होगा कि इस प्रॉक्सी क्लास को एक्सटेंड करके आप दूसरी क्लास बनाओ, उसके अंदर आईपीएस को हैंडल कर दो, है ना। क्योंकि फिर से मैं बताता हूँ, यही एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको बताया था सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी में आप समझ जाओगे ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार, अब सपोज कर लो कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वन क्लास है, ठीक है, इसमें हमने केस हैंडल किया है, इसमें हमने केस हैंडल किया है नेताजी, दरोगा, कांस्टेबल। ठीक है, और इस क्लास को एक ये सिस्टम यूज़ कर रहा है जिसका नाम है S1, S2, S3, 3 सिस्टम है। इस क्लास को ये सिस्टम भी यूज़ कर रहा है, ये S2 भी यूज़ कर रहा है, S3 भी यूज़ कर रहा है। अब सपोज करो कि आईपीएस की एंट्री हुई और यहाँ पे आपने आईपीएस का भी केस हैंडल कर दिया, बट सिस्टम वन को आईपीएस का केस हैंडल नहीं करवाना था, उसको सिर्फ दरोगा और कांस्टेबल चाहिए थे। एक एक्स्ट्रा आपने इफ एल्स ही लगाया है, उससे प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, सिस्टम बराबर चलेगा। बट मैंने तो आपको बहुत छोटा सा इफ एल्स लगाया है जिसके अंदर सिर्फ एक लाइन ही है। बट ऐसा भी हो सकता है ना कि आईपीएस का लॉजिक हैंडल करने, मतलब आईपीएस का केस हैंडल करने के लिए आपको लंबा लॉजिक कुछ लिखना हो, तो उस केस में आप यहाँ चेंज करोगे। रिक्वायरमेंट आपको केवल इन दोनों सिस्टम में थी, आईपीएस की S2 और S3 में, बट आपको टेस्टिंग S1 की भी करवानी ही पड़ जाएगी। एंड टू एंड टेस्टिंग की पूरी फंक्शनलिटी चल रही है कि नहीं। तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि यार आपने एक्सपेक्ट किया यार ये तो छोटा चेंज है, कुछ भी नहीं होगा, बट सिस्टम का ही फटफट आ गया है S1 में। ठीक है, तो उसी वजह से हम लोग क्या करते हैं ना, आईपीएस को यहाँ पे हैंडल नहीं करेंगे, बल्कि हम इस क्लास से एक्सटेंड करवाएंगे एक और क्लास, इस क्लास से एक्सटेंड कराएंगे एक और क्लास, और इसमें बोलेंगे कि नेताजी, आईपीएस, दरोगा और कांस्टेबल। ठीक है, कांस्टेबल यार फिट नहीं बैठ रहा है, रुको कहाँ गया ये, चलो कांस्टेबल यहाँ ले लेते हैं। कांस्टेबल, हाँ चलो ये कांस्टेबल, थोड़ा छुप गए हैं कांस्टेबल, वैसे भी छाया में ही रहते हैं ये। ठीक है, तो हमने इस क्लास से एक्सटेंड कराई ये नई क्लास, और जिस सिस्टम में रिक्वायरमेंट थी आईपीएस की, उन सिस्टम में हमने ओरिजिनल क्लास की जगह ये वाली क्लास हैंडल करा दी। ठीक है, तो इसलिए ओपन क्लोज प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने देखा कि प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कब आइडेंटिफाई करना है। मैं रिकैप, अच्छा इसका मेन कोड मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि क्लाइंट कोड देखने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। क्लाइंट कोड में अभी देखो क्या हो रहा है, आपने 3 रोल बना दिए, एक फाइल बना दी, फाइल का रीड फंक्शन कॉल किया। अब देखो, एक्चुअल फाइल का ऑब्जेक्ट बनाने की जगह हमने फाइल प्रॉक्सी क्लास का बनाया था। ठीक है, और उस फाइल प्रॉक्सी वाले ऑब्जेक्ट से सारे फंक्शन कॉल किए हैं। अगर हमारे पास प्रॉक्सी क्लास नहीं होती तो हम लोग घटिया कोड लिखे होते और घटिया तरीके से यूज़ कर रहे होते फाइल, और इसी का पूरा कर देते, जो कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल और सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं करता, और आपकी पीआर रिजेक्ट हो जाती और आपको वीकेंड में भी काम करना पड़ता। तो मैं एक बार आपको रिकैप दे देता हूँ। रिकैप भैया बस इतना है कि जब भी किसी क्लास में लॉगिंग, एक्सेस कंट्रोल, लेजी इनिशियलाइजेशन या कैशिंग की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस क्लास में इंप्लीमेंट करने की जगह उसको सेग्रीगेट करके एक प्रॉक्सी क्लास में डाल दो। ठीक है, और रूल क्या है प्रॉक्सी पैटर्न का?
प्रॉक्सी क्लास के अंदर रियल क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्लाइंट कोड में यूज़ करने का क्या तरीका है, एक्चुअल क्लास का ऑब्जेक्ट क्लाइंट कोड में मत बनाओ, प्रॉक्सी क्लास का बनाओ, ठीक है। और प्रॉक्सी क्लास में आपने ये 4 जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है वो तो हैंडल हो ही जाएंगी। प्रॉक्सी क्लास के अंदर आपके पास एक्चुअल क्लास का ऑब्जेक्ट भी है, तो आप एक्चुअल क्लास की जो फंक्शनलिटी है वो भी यूज़ कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न है। और ये आपको ना जस्ट लाइक बिल्डर पैटर्न, स्ट्रेटजी पैटर्न, उन्हीं की तरह एकदम कमांड पैटर्न उन तीनों की तरह सीधा सीधा आएगा एकदम, देखते ही आपको पता लग जाएगा कि प्रॉक्सी पैटर्न यूज़ होगा इसमें। बट ये कभी भी स्टैंड अलोन नहीं आएगा कि पूरा पूरा क्वेश्चन सिर्फ प्रॉक्सी पैटर्न पे यूज़ हो रहा हो। भाई 1 घंटे का इंटरव्यू, 40 मिनट का इंटरव्यू है, और कुछ ही कंपनियां लेती हैं लो लेवल डिज़ाइन, लेकिन बड़े तगड़े से लेती है, तो वो ऑब्वियसली आपको ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि 40 लाइन का कोड लिखवा दो बस प्रॉक्सी क्लास बनवा के। वो तो आपसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं एक्चुअली करेगा, वो आपको बोलेगा भी नहीं कि पैटर्न यूज़ करो, वो तो आपको सीधा स्टेटमेंट देगा और आप सिस्टम बना दोगे, खुशी खुशी घर जाओगे कि अरे वाह इंटरव्यू तो बहुत तारीफ़ किया। अब बाद में रिजेक्शन मेल आएगा और आप फिर घर जाके सोचोगे कि गलती क्या होगी, तब आपको ये वाले पैटर्न याद आएंगे, अच्छा मैंने प्रॉक्सी तो लगाई नहीं थी। तो इसी तरह से आप कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि आपसे कौन सा डिज़ाइन पैटर्न पूछा गया था या आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था जिसका एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और नेक्स्ट कौन सा डिज़ाइन पैटर्न आप पढ़ना चाहते हैं, क्या फीडबैक है मेरे बारे में कि कैसे मैं इसको अच्छा कर सकता हूँ। और मैं एग्जाम्पल सीरीज़ भी अभी लाने वाला हूँ, साथ ही साथ हाई लेवल डिज़ाइन की भी सीरीज़ लाने वाला हूँ, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि क्या आपको हाई लेवल डिज़ाइन की सीरीज़ चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसको यही ख़त्म करते हैं। तो अलविदा, खुदा हाफिज़।